नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आरबीआई के बारे में बात की थी, उसकी संरचना के बारे में हमने आपको बता रखा है और लास्ट में हमने आपसे आरबीआई के कार्य के बारे में चर्चा की थी। तो अब कायदे से तो मुझे आरबीआई की पॉलिसी वगैरह डिस्कस करनी चाहिए, परंतु आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट्स एंड रेशियोज से। रेट्स एंड रेशियोज, दरें और अनुपात। दरें और अनुपात, क्योंकि जब तक इसे हम नहीं समझेंगे, जैसे सीआरआर, एसएलआर, आरआर, इन सबको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा आरबीआई की पॉलिसीज को समझना। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आरबीआई की पॉलिसीज अच्छे से समझ में आए। तो नंबर एक बात हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, बैंक रेट। बैंक रेट, हिंदी में बैंक दर कहेंगे। बैंक दर। अब ये बैंक दर क्या है, आइए इसको देखते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे आपका एसबीआई, पीएनबी, तो इसको हिंदी में कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक बैंकों को धन उधार देने के लिए, धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूली जाने वाली दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर कहा जाता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सौंपे जाने वाले प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमर्शियल बिल्स, चाहे तो आप लोग लिख लेते हैं कॉमर्शियल बिल्स की पुनर्कटौती करता है। पुनर्कटौती को इंग्लिश में कहते हैं रीडिस्काउंटिंग। तो रीडिस्काउंटिंग करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सौंपे जाने वाले प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाणिज्यिक बिल क्या होता है, ये जो कॉमर्शियल बिल है ये क्या है। तो इसको हम लोग जब मनी मार्केट पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा शांत कर देते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है वाणिज्यिक बिल। वाणिज्यिक बिल व्यापारियों द्वारा एक दूसरे को जारी किए जाते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल तनाव मत लें। जारी किए जाते हैं और उनके माध्यम से धन या वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। इसमें जारी करने वाला, जो व्यक्ति जारी करेगा, जारी करने वाला व्यक्ति या संस्था, कोई भी जारी कर सकता है। इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, संस्था, अन्य व्यक्ति या संस्था को
या संस्था को एक निश्चित समयावधि, और ये निश्चित समयावधि 3 महीने की होती है। एक निश्चित समयावधि में निश्चित धनराशि का वादा करता है यदि इन बिलों पर कोई वाणिज्यिक बैंक, कोई भी हो, SBI, PNB, BOB, कोई भी वाणिज्यिक बैंक गारंटी दे देता है तो वह प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के हो जाते हैं, प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको आसान भाषा में। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई सामान लेना हो और मेरे पास फूटी कौड़ी ना हो, तो बेसिकली ये जो वाणिज्यिक बिल है ये प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है। तो उसमें मैं ये भर दूंगा कि मैं शिवम आज तारीख को वादा करता हूं कि मैं 3 महीने बाद आपको फला राशि का भुगतान कर दूंगा। इतनी बात आप समझ पाए? और अगर उस पर कोई बैंक गारंटी दे दे तो मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा कि ये शिवम का बिल है या किसी रामलाल का बिल है, और या प्रथम श्रेणी का बिल हो जाएगा, वाणिज्यिक बिल हो जाएगा। ये बिल मैंने किसी व्यापारी को दे दिया और उससे क्या ले आया, सामान ले आया, कोई वस्तु ले आया, तो वो व्यापारी उसे गिरवी रख सकता है, तरलता ला सकता है, क्योंकि यह प्रथम श्रेणी का क्या है, कॉमर्शियल बिल है। उसे कोई भी रख लेगा। क्यों रख लेगा? क्योंकि उस पर बैंक की गारंटी है और RBI इन्हीं बिलों की पुनर्कटौती करता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें। तो इसमें मैं 4 किरदारों की कल्पना करता हूँ। 4 किरदार, जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच लेन देन होगा, अर्थात 2 व्यापारी हैं। एक गारंटी देने वाला हमारा बैंक होगा जो गारंटी देगा, और एक होगा RBI जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 2 व्यापारी हैं हमारे पास, एक है रामलाल जी और एक है श्यामलाल जी। एक रामलाल, एक श्यामलाल है, और एक गारंटी देने वाला मैं मान लेता हूं SBI है, फिर है RBI। अब रामलाल ने मान लीजिए कि श्यामलाल से 100 रुपए की वस्तुएं ली, तो इसको दिखाते हैं। 100 रुपए की वस्तु ली, किससे? श्यामलाल से। क्या ली? वस्तु ली। अब रामलाल जी के पास पैसे हैं नहीं, तो रामलाल जी क्या काम कर रहे हैं कि एक कॉमर्शियल बिल श्यामलाल जी को जारी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मान लीजिए कि अपना सिग्नेचर कर दिया रामलाल, और ये 100 रुपए का था, और उसके बाद यहाँ पे जो गारंटी वाला बैंक है, कोई दूसरा मैं ले लेता हूँ BOB। अब ये श्यामलाल जी को इन्होंने जारी कर दिया, इनके पास ये चला आया। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? अब ये रामलाल को जब कॉमर्शियल बिल दे दिया, और साथ ही रामलाल ने ये कहा कि मैं आपको 1 वर्ष बाद पैसा दूंगा। वैसे तो होता है ये 3 महीने का, लेकिन हम 1 वर्ष मान रहे हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, गणना करने में आसानी हो। अब क्या हुआ कि श्यामलाल जी का तो पैसा फंस गया क्योंकि उन्होंने माल दे दिया इसको। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हुई? अब ये माल बेच दिया और ये श्यामलाल जी को करना पड़ेगा क्योंकि धंधा करना है। अब आप कल्पना कीजिए, मैं चाहूंगा कि आप फिर से अपनी इमेजिनेशन पावर को और थोड़ा सा बढ़ाएं। मैंने कहा कि अब आप कल्पना कीजिए कि श्यामलाल जी को पैसे की जरूरत पड़ गई, श्यामलाल जी को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो अब श्यामलाल जी सीधा RBI के पास तो जाएंगे नहीं, उनको किसी ना किसी रूट की आवश्यकता पड़ेगी। तो श्यामलाल जी क्या काम कर रहे हैं, इसी बिल को SBI के पास लाते हैं, यही सेम बिल। तो ये सेम बिल यहां पे लेकर आया इन्होंने SBI के पास, SBI को दिया इन्होंने, SBI को दे दिया। अब SBI क्या काम करेगा कि इसको पैसा दे देगा, अर्थात श्यामलाल जी को पैसा दे देगा। अब श्यामलाल जी को मान लो SBI ने 95 रुपए दे दिए, 95 रुपीस दे दिए।
तो श्यामलाल जी को 95 रुपए मिल गए। बात क्लियर हुई। अब SBI इनसे कहता है कि अब आप निकल लो पतली गली से, नजर मत आना दोबारा, नहीं तो दौड़ा लेंगे। जब इस बिल का समय पूर्ण होगा तो BOB से मैं पैसे ले लूंगा। SBI क्या कह रहा है श्यामलाल से कि अब आप निकल लो, दोबारा नजर मत आना, जब इस बिल का टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं BOB से ले लूंगा, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लूंगा। ठीक, अब यहां पे आपसे कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर हुई। अब अगर यहाँ पे देखिए आप 95 रुपए इन्होंने दिए, तो अब यहाँ पे जो आप बट्टा निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, तो बट्टे की रेट कितना आएगी, ये लगभग 5% आ रही है। तो इस 5% को कहा जाता है रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर मान लो SBI को भी अचानक से पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो वह BOB के पास तो सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि टाइम 1 साल माना गया है, होता 3 महीने का है। बात क्लियर हुई। अब ये RBI के पास जाएगा इसी बिल को लेकर, सेम बिल को लेकर ये गया RBI के पास। अब ये जब RBI के पास गया तो RBI मान लो SBI को 96 रुपए दे देता है। कितने? 96 रुपीज। RBI ने SBI को 96 रुपए दे दिया। तो अब यहाँ पे कितने प्रतिशत का बट्टा आया? लगभग 4% का बट्टा आया, क्योंकि अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए था। 100 रुपए का माल ले गया था ना रामलाल श्यामलाल से। अब ये 4% का बट्टा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यह बट्टे की दर नहीं कहलाएगी। बट्टे की दर क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि एक बार बट्टा कट चुका है मित्रों। ठीक है, तो ये जो 4% है ये रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग है। रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग है, दोबारा से काटा गया है, रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग। और यही जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है मित्रों, यही क्या है? बैंक रेट है। बैंक रेट है, बैंक दर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेपो रेट, रेपो दर। रेपो दर, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, बैंकों द्वारा RBI से, RBI से अल्पकाल, अल्पकाल, वैसे अति अल्पकाल इसके लिए ज्यादा प्रिसाइज शब्द होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अल्पकाल है, लेकिन बैंक दर में आप दीर्घकाल इस तरीके के शब्दों में मत पढ़िएगा। मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये GSPT की क्लास है, ऑप्शनल की क्लास नहीं है। तो चूंकि हाथ विशेष रूप से किसी भी टॉपिक पे तंग नहीं है, लेकिन अब ये भी तो जानना है कि हमें पढ़ना क्या है। आप यहाँ GS के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल के हिसाब से तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो वहां बताने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये पूरी की पूरी क्लास मैं ऑप्शनल लेवल पे भी पढ़ा सकता हूँ। खैर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI से अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए जो उधार, जो उधार लिया जाता है, जो उधार लिया जाता है, लिया जाता है, उसकी वसूली की जाने वाली, उसकी वसूली की जाने वाली, वसूली की जाने वाली ब्याज दर, की जाने वाली ब्याज दर। अल्पकाल से यहाँ अभिप्राय प्रायः 1 साल से कम है, लेकिन ये 1 साल से भी कम होता है। और ये जो रेपो रेट होती है हमारी, ये निश्चित दर होती है। ये क्या है? निश्चित दर है। वर्तमान में ये 4.9% है। और मैं वहां पे आपको बता दूं थोड़ा सा पीछे जाके, जो बैंक दर है वो आपकी ये वर्तमान में 5.15% है। और यही MSF दर भी है। 2011 में SBI ने कहा था कि जो बैंक रेट है भविष्य में वो जाके MSF दर के इक्वल होगी। तो MSF रेट हमारी कितनी है? 5.15% है। और बैंक रेट भी हमारी क्या हो जाएगी? 5.15% हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं वापस। यहाँ पर आंकड़े हैं, ये सब बदल जाएंगे। फिलहाल करंट में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रिसेंटली अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हो, कहीं पूछा जाए तो आप आंसर कर पाने में सक्षम हो। फिलहाल वर्तमान में मैंने बताया कि जो रेपो दर है वो 4.9% है। अब इस पे और प्रकाश डालते हैं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक, वाणिज्यिक
बैंक सौंपी जाने वाली, बैंक सौंपी जाने वाली, सौंपी जाने वाली सरकारी, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, पुनर्खरीद के वादे के आधार पर, के वादे के आधार पर, वादे के आधार पर रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं, रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं, धन उधार लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, तो इसको आरबीआई के पास इन्होंने दे दिया, आरबीआई के पास किसने दे दिया, कमर्शियल बैंकों ने दे दिया। अब इसके बदले में क्या लेकर आए, मनी लेकर आए। जो सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों ने आरबीआई को दी, उसके बदले आरबीआई ने उन्हें क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ठीक, तो जब वाणिज्यिक बैंक इसे देंगे तो ये वादा करेंगे कि मैं इसे वापस ले लूंगा, रीपरचेज कर लूंगा, इसीलिए ये टर्म बना रेपो। बात क्लियर हुई, मैं इसे रीपरचेज कर लूंगा तो इसीलिए टर्म बन गया आपका रेपो, रीपरचेजिंग है ये। अब रेपो दर के अंतर्गत, आइए आगे देखते हैं, कोई नया कलर ले लें। रेपो दर के अंतर्गत, रेपो दर के अंतर्गत एक फैक्ट की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता होता है, लगभग 90% बच्चों को। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक अपने अपने एनडीटीएल, अब यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे कि एनडीटीएल क्या है, तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। वैसे आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे जीडीटीएल में से आप आईबीएल, बैलेंस शीट वगैरह होती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो जीडीटीएल में से अगर आप आईबीएल माइनस कर देते हैं तो एनडीटीएल आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है, अभी पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इसको अभी आप ऐसे ही एज इट इज ध्यान में रखिए। मैंने कहा आपसे रेपो दर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक अपने एनडीटीएल का 1%, 1% क्या ले सकते हैं, धन उधार ले सकते हैं। बच्चों को ये पता होता है कि उधार ले सकते हैं, लेकिन कितना होता है ये नहीं पता होता उनको। 1% धन उधार ले सकते हैं, जिसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी 1% को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, आइए उसको देखते हैं। नंबर 1 है ओवरनाइट रेपोस, ओवरनाइट रेपोस, रेपोस, और ये होता है आपका 0.25%। अब ये ओवरनाइट रेपोज अर्थात एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, जैसे अर्जेंट कभी कभी हम लोग भी अपने दोस्तों से पैसे मांगते हैं, भाई एक दिन के लिए दे दे, अगले दिन लौटा दूंगा, तो इस तरीके से बैंक भी यही काम करते हैं, ओवरनाइट रेपोस एक दिन के लिए। और दूसरा है आपका इसमें टर्म रेपोस कहा जाता है, टर्म रेपोस या टाइम रेपोस भी आप कह सकते हैं। ये 0.75%, और ये कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, उसके बाद 14 का दूना 28 दिन के लिए, 28 दिन के लिए। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 75, 25, 100, 1.00%, अर्थात 1% जो हमने आपको बताया कि अपने एनडीटीएल का 1% उधार ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कैसे ये, अगर आरबीआई अपने रेपो दर को कम करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, यदि आरबीआई अपने रेपो दर को कम करता है, रेपो दर को कम करता है, क्योंकि बैंकों का बैंक है, तो यह माना जाता है कि वाणिज्यिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक भी
अपनी लेंडिंग रेट, अपनी लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट अर्थात उधारी दर, उधारी दर कम करेंगे, कम करेंगे। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है अर्थात जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपनी उधारी दर भी क्या कर दी, कम कर दी। यदि ऐसा होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तरलता की मांग बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो तरलता की मांग बढ़ेगी। और मांग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है मित्रों। पैसे आएंगे तो लोग खर्च करेंगे, अर्थात वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। आपको कुछ पढ़ा पढ़ा सा याद आ रहा होगा। अब अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो फिर जीडीपी आपकी बढ़ेगी, फिर उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। यदि, और ये जीडीपी कब बढ़ेगी, तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूं मैं। यदि मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण जीडीपी कम है, मांग में कमी के कारण जीडीपी कम है, अर्थात मांग नहीं है। अब अगर मांग नहीं है उसकी वजह से जीडीपी कम है, तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे, मतलब हम क्या काम करेंगे, आरबीआई अपनी रेपो रेट कम कर देता है। इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई हो गया आपका, उसने क्या काम किया कि अपनी रेपो रेट घटा दी, रेपो रेट डाउन कर दी। अब जब रेपो रेट डाउन करती तो इससे क्या हुआ, बैंकों ने अपनी उधारी दर, बैंकों की उधारी दर वो क्या हुई, वो भी डाउन हुई। अब जब ये उधारी दर डाउन हो गई तो उससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ा। अब अगर निवेश बढ़ेगा तो समग्र मांग बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड। मुझे उम्मीद है आप समझ पा गए होंगे केनेजियन इकोनॉमिक्स, इसीलिए उसको सबसे पहले पढ़ाया गया था, समग्र मांग। और उसके बाद जब समग्र मांग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगा आपका। फार्मूला आपको पता ही होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या इसी को नेट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ी तो जीडीपी आपकी बढ़ गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, यदि रेपो दर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, यदि रेपो दर बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है तो यह माना जाता है, तो यह माना जाता है कि, माना जाता है कि बैंक भी, बैंक भी अपनी उधारी दर अर्थात लेंडिंग रेट, लेंडिंग ये एल है भाई, मैं ऐसे ही बनाता हूं, लेंडिंग रेट उधारी दर बढ़ाएंगे, उधारी दर बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, अब अगर ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने उधारी दर बढ़ा दी अपनी, ऐसा होता है तो तरलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी का वाइस वर्सा है, तो तरलता में कमी आएगी। अब जब तरलता में कमी आएगी अर्थात बाजार में पैसे होंगे नहीं, तो वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वस्तुओं की मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी, तथा मुद्रा स्फीति में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मुद्रा स्फीति, ऐसा नहीं होगा कि जीडीपी कम हो जाएगा, मुद्रा स्फीति में भी कमी होगी। देखते हैं पहले इसको, फिर मैं समझाता हूं। मुद्रा स्फीति में भी कमी होगी यदि उच्च मुद्रा स्फीति का कारण, यदि उच्च मुद्रा स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, का कारण मांग की अधिकता है। अब अगर मांग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ जाएंगी, बेसिक कॉमन सेंस की बात है। तो अब अगर मैंने कहा कि इसके पहले कि जीडीपी कमी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक कम कर रहा है, तो कोई देश कोई भी अपने देश की संस्था अपनी ही जीडीपी को क्यों डाउन करना चाहेगी, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा यहाँ नहीं लिख देना है कि यदि ऐसा होता है तो तरलता में कमी आएगी, वस्तुओं की मांग में कमी होगी,
तो जीडीपी में कमी हो जाएगी, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई प्रसंग नहीं बन रहा है। बात क्लियर हुई? तो मैंने आपसे कहा कि यदि उच्च मुद्रास्फीति का कारण मांग की अधिकता है तो आरबीआई क्या काम करेगा, फिर अपनी रेपो रेट को बढ़ा देगा। वर्तमान में ये कितना है, मैंने आपको बताया 4.9% है, काफी हद तक मॉडरेट है, न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे हम आपसे और जो दरें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।